जी स्टूडेंट्स, हम क्वांटम नंबर्स को स्टडी कर रहे थे। तो क्वांटम नंबर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्टडी कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर को हमने स्टडी करना था। ठीक है, अच्छा अब देखें, प्रिंसिपल जो आपके पास क्वांटम नंबर होता है इसको आप n से डोनेट करते हैं। ठीक है, और जो एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर होता है इसको आप l से डोनेट करते हैं, और आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसको आप m से डोनेट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि n की जो भी वैल्यू होगी, l की वैल्यू हमेशा उससे एक कम होगी, n-1 होगी। ठीक है, n की जो भी वैल्यू होगी, l की वैल्यू उससे हमेशा 1 कम होगी। ठीक है, n-1 होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है n-1। ठीक है, और नेक्स्ट आपने ये माइंड में रखना है कि आपके पास जो n की वैल्यू है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, n में 0 नहीं आता, 0 शेल आपके पास नहीं होता, 1 2 3 होती है। ठीक है, और l जो है उसमें 0 हो सकते हैं, 0 1 2 3 फर्दर मूव करता है। ठीक है, तो इसमें मैं इसकी वैल्यूज लिख रहा हूँ। जब n 1 होगा, ठीक है, तो n 1 से स्मॉलर क्या हो सकता है? ठीक है, l 0 हो सकता है। ठीक है, तो l 0 होगा। ठीक है, जब आपके पास, ठीक है, मुख्तलिफ मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ, जब आपके पास n 2 होगा, ठीक है, जब आपके पास n 2 होगा तो उस वक्त l की जो वैल्यू होंगी आपके पास, उस वक्त l की आपके पास वैल्यूज होंगी। ठीक है, l की 1 वैल्यू होगी, ये l की आपके पास 0 वैल्यू होगी। ठीक है, देखो n 2 से जो है वो कम क्या हो सकता है? 0 और 1 हो सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू 0 और 1 भी हो सकती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो जब n 2 होगा तो l की वैल्यू भी 2 होंगी। आपने ये चीज मान में रखी, जब n = 2 होगा तो l की वैल्यू भी 2 होंगी, और l की वैल्यू 2 कौन सी होगी? वो 2 से कम होंगी। ठीक है, तो 2 से कम कौन सी हो सकती है? 0 और 1 हो सकती है। ठीक है, जब n आपके पास 3 होगा तो उस वक्त l की वैल्यू आपके पास 3 होंगी, तो 3 कौन सी हो सकती है? l 0 हो सकता है, 0 3 से कम है, l 1 हो सकता है, एंड l 2 हो सकता है। ठीक है, और जब आपके पास जो है n 4 होगा तो उस वक्त आपके पास l की वैल्यू 4 होंगी, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास? ठीक है, l 0 हो सकता है, l 1 हो सकता है, l 2 हो सकता है। ठीक है, और l 3 हो सकता है। ठीक है, 4 से कम जितनी भी वैल्यू 0 तक आ रही है आपने उनको लिख लेना है। ठीक है, ये आपके पास होता है एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं। ऐसे अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको पता है तो आप एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर ऐसे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यूज हमेशा सेम होती हैं। ठीक है, l = आप लिखते होते हैं, l = ठीक है प्लस माइनस m। ठीक है, l की वैल्यू जो है वो m के इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू जो वो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो सकती है। l की वैल्यू माइनस में भी नहीं हो सकती, लेकिन m की वैल्यू जो आपके पास वो माइनस में भी हो सकती है। देखें यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें जो 0 है ये 1 0 मतलब 0 ही होगा। ठीक है, l जब 0 होगा तो m भी आपके पास 0 होगा, क्योंकि 0 माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, n2 को हम देखते हैं। ठीक है, और l जिसमें n2 को देखते हैं, n2 में l की वैल्यू क्या होती है? 1 and 0 होती है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास m की जो है वो कितनी वैल्यूज बन जाएंगी? 3 वैल्यूज बन जाएंगी। देखें कैसे बनेगी, तो m आपके पास जो बनेगा वो ये तो आपके पास +1 बनेगा। ठीक है, ये m आपके पास बनेगा -1 बनेगा, या m आपके पास 0 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है, m की वैल्यू भी n से एक दर्जे कम होती है। ठीक है, लेकिन उसमें आप प्लस और माइनस उन सब वैल्यूज को आप इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें जब n आपके पास 3 होगा, ठीक है, तो n3 में आपके पास जो है 3 से कम जितनी भी प्लस माइनस वाली वैल्यूज हैं वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो होंगी, ठीक है, m आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, दूसरा आपके पास m आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा +2, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस केस में आपके पास m की कितनी वैल्यू हो जाएगी? जब n = 3 होगा, इस केस में आपके पास m की 5 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह जब आपके पास n 4 है, ठीक है, तो इस केस में भी आप m की वैल्यूज जो है वो
फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में जब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास जो है l की इक्वल होती है। ठीक है, तो L0 m0 होगा। ठीक है, L1 है तो m प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, L जब 2 है तो m प्लस माइनस 2 होगा, और L जब 3 है तो m प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं m की वैल्यूज आपके पास होंगी, m0 होगा, m1 होगा, m-1 होगा, m2 होगा, m-2 होगा। ठीक है, m3 होगा और m ठीक है -3 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, जब आपके पास n4 होता है तो उस केस में आपके पास जो m की वैल्यूज हैं वो 7 हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स आपके पास चीज है, जो L की वैल्यू आपके पास है। L की वैल्यू आपको, अब ये देखिए कि L की वैल्यू आपको क्या बताती है। L की वैल्यू आपको सब शेल के बारे में बताती है। ठीक है, L की वैल्यू अगर आपको पता हो तो आपको सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो पता चल सकती है। ठीक है, जैसा कि आपके पास L की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। जब L की वैल्यू जो है वो 0 होगा, ठीक है, उस केस में आपके पास एस शेप शेल होगा, उस केस में आपके पास एस शेप शेल होगा। ठीक है, जब L1 होगा तो उस केस में आपके पास P होगा, जब L2 होगा, ठीक है, तो उस केस में आपके पास D शेप शेल होगा, और जब L की वैल्यू 3 होगी तो उस केस में आपके पास F शेप शेल होगा। ठीक है, यानी L की वैल्यू अगर आपको पता हो 0 हो, 1 हो, 2 और 3 से, तो उस केस में आप S, P और D बता सकते हैं कि कौन सा सब शेल जो है वो मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये देखें स्टूडेंट्स, L की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मैं मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। L की वैल्यूज आपके पास 0 है तो यहाँ पे S सब शेल होगा। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे P होगा। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे S होगा। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, S होगा। यहाँ पे L की वैल्यू 1 है, यहाँ पे P होगा। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू 2 है, यहाँ पे D होगा। यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास S होगा। यहाँ पे L की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास P होगा। यहाँ पे L की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास D होगा, और जब L की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आपके पास F होगा। ठीक है, ये मैंने मुख्तलिफ नेम दे दिए। अब मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग मैंने 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग मैं इनको कैसे देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास पहला ऐसा है ना, L0 में फर्स्ट ऐसा आ रहा है, इसको फर्स्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो ऐसा है ये दूसरा ऐसा आ रहा है, इसको मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये इसको मैंने 3 दे दी है, और नीचे जो आ रहा है इसको मैंने 4 दे दी है। ठीक है, 4S तक हम चले गए। ठीक है, अच्छा अब P को हम देते हैं। देखें, इसको भी आपने 2 से स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट आपने 1 से ही करना है। तो ये आपके पास 1P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास 2P हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास जो नीचे आ रहा है ये आपके पास 3P हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है हम D को भी दे लेते हैं। ठीक है, तो D यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी D नहीं है, D यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 1 देंगे। ठीक है, इसको आप 2 देंगे। ठीक है, और F जो है सिर्फ लास्ट वाले में मौजूद है तो उसको 1F देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपने एक और चीज इसमें माइंड रखनी है कि आपने नंबर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब S सब शेल में हमेशा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P सब शेल में हमेशा आपके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में हमेशा आपके पास जो है वो 10 होते हैं, और F में हमेशा आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ये आपके पास जो अज़मीतुल क्वांटम नंबर है, मेनली हम इसमें ये स्टडी कर रहे थे कि अज़मीतुल क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू आपको पता हो, L की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ पे आप सब शेल बता सकते हैं कि कौन सा सब शेल इस पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि आपको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू शेल्स पता चल जाए तो शेल्स से आप अज़मीतुल क्वांटम नंबर फाइंड कर सकते हैं, और अज़मीतुल क्वांटम नंबर जब आपने फाइंड कर लिया है तो अज़मीतुल क्वांटम नंबर के बाद आप वहाँ से जो है सब शेल जो है उसका बता सकते हैं कि इसमें कितने सब शेल मौजूद हैं। ठीक है, ये सब शेल का कंसेप्ट स्टूडेंट कैसे आया था, देखिए वहाँ पे जब हमने मिरर जो है वो वहाँ पे हमने पहले एग्जांपल स्पेक्ट्रम में रखी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे सेल का कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे एक लाइन आपके पास ड्रा हो गई थी, एक लाइन यहाँ पे ड्रा हो गई थी जब आपने हीट किया था और इलेक्ट्रॉन्स वापस आया था एमिट करके, उसने हीट एमिट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब एक लाइन व्हाइट लाइन ड्रा हुई थी, यहाँ पे एक व्हाइट लाइन ड्रा हुई थी, जब व्हाइट लाइन ड्रा हो गई थी। ठीक है, तो जब आपने उस व्हाइट लाइन को और से देखा तो उस व्हाइट लाइन के इर्द गिर्द जो थे
छोटी छोटी और लाइन भी मौजूद थी, ठीक है। तो उन छोटी छोटी लाइन से आपने ये अंदाजा लगाया था कि एटम्स के एक शेल्स के अंदर सब और भी चीज मौजूद है, ठीक है, कोई और भी चीज है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लाई करते हैं, उनको फिर आपने सब शेल का नाम दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली है, ठीक है। अब मैग्नेटिक नंबर क्वांटम नंबर आपको जो है वो ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। देखें अब इसका क्या मतलब है, ऑर्बिटल और ओरिएंटेशंस के बारे में आपको बताता है। देखें जब आपके पास जो है m, देखें इस केस में आपके पास जब n l 0 था तो इस केस में आपके पास m कितना था, m 0 था, ठीक है। अब इसमें m जब 0 होगा, ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटल ओरिएंटेशंस का ये मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, ठीक है, ये आप इसकी एक वैल्यू है, एक ही वैल्यू है इसकी जो m = 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपके पास 0 में आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, 0 में कौन सा सब शेल होता है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये है कि s की सिर्फ वन शेप होगी, s की सिर्फ एक ही शेप होगी, यानी आपके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको शेप्स के बारे में बताता है कि जो आपके पास सब शेल है उनकी शेप कैसी है, ठीक है। देखें दोबारा इस चीज को समझ लें, l 0 था तो l तो हम दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो m भी 0 होगा, ठीक है। अब l 0 आपको बता रहा है कि s सब शेल है, ठीक है। अब m आपको 0 ये बता रहा है कि s की जो है वो शेप कैसी है, ठीक है। तो s की सिर्फ एक ही शेप है, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू ही एक है, ठीक है। तो s की एक शेप कौन सी होती है, जिसको आप स्फेरिकल शेप कहते हैं, ठीक है। स्फेरिकल शेप, s की शेप्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे s की जो शेप्स होती है वो स्फेरिकल शेप्स होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपके पास जो है l की वैल्यू जब 0 थी और 1 थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास s और p शेप शेल थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे जो आपके पास जो है ना जब n = 2 है, ठीक है, सेकंड शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप p सब शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो है यहाँ पे m की जो वैल्यूज हैं वो 3 आ रही हैं, ठीक है, m+1, m-1 और m = 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो हो रही है कि m की 3 वैल्यू है, तो इसका मतलब ये है कि p जो है इसकी 3 शेप्स होंगी, ठीक है। p की कितनी शेप्स होंगी, p की आपके पास 3 शेप्स होंगी, तो p की 3 शेप्स ही होती हैं, ठीक है, px, py एंड pz, ठीक है। तो p की 3 शेप्स होती है, तो m की टोटल नंबर से आप जो सब शेल हैं, ठीक है, उनकी शेप्स के बारे में आपको जान सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास n = जब 3 था, ठीक है, तो इस केस में आपके पास देखें स्टूडेंट्स, इस केस में आपके पास जो थे d सब शेल आ गया, ठीक है, l = 2, ठीक है। तो जब l = 2 है, ठीक है, तो उस वक्त जो है आपके पास m की कितनी वैल्यूज आई हैं, उस केस में आपके पास m की 1 2 3 4 5 m की 5 वैल्यू आई हैं। तो इससे ये चीज शो हो रही है कि जो आपके पास d सब शेल है, ठीक है, इसकी 5 शेप होती है, ठीक है, d सब शेल की 5 शेप होती है, ठीक है। d5 शेल की आपके पास जो 5 शेप होती हैं, ठीक है, वो आपके पास dxy, dyz, dzx, dx² और dy² एंड dz², ठीक है। तो 5 शेप्स आप जो है d की जो है इनको यहाँ पे मिलती हैं आपको, ठीक है। तो f की इसी तरह आपके पास 7 शेप्स मिलती हैं, ठीक है। ये हम जब शेप्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल से इनको जो है वो देखेंगे कि d की किस तरह 5 शेप्स होती हैं, जो आपके पास f है उसकी किस तरह 7 शेप्स होती हैं, ठीक है। f को वैसे ड्रा नहीं कर सकते आप, ये बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको पेज पे ड्रा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन p, d और s को आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो होता है आपके पास, वो आपके पास होता है वो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर का हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है आपके पास ना, स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिंपली जो है वो बता रहा होता है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर हमें
जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एक शेल में जब एक ऑर्बिटल में जब जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। वहाँ पे हमने पढ़ा था 1s2, ठीक है, और P का हमने पढ़ा था, ठीक है, S हमने पढ़ा था, P पढ़ा था, हमने D पढ़ा था और हमने F पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो S है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक शेप हो सकती है, P की 3 शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, D की 5 शेप हो सकती हैं और F की जो है वो 7 शेप्स हो सकती हैं। ये चीज़ हमने प्रूफ की थी वहाँ पे। अच्छा, अब S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब S में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अब S की शेप तो एक ही है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, ये इसका जो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्बिटल होगा, ठीक है, वो सिर्फ एक ही होगा क्योंकि इसकी शेप ही एक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे? इस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है, उसको आप +1/2 की वैल्यू देते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उसको आप -1/2 की वैल्यू देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास P की वैल्यू अपनी पड़ी थी, P की वैल्यू आपको पता है 6 होती है, ठीक है। P की आपको पता है कि शेप्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं, ठीक है। 3 कौन कौन सी होती हैं? Px, Py एंड Pz, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में आपने ना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको पुट करना है। पहले ऑर्बिटल में Px में एक इलेक्ट्रॉन पुट किए, सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन पुट किए और दूसरे में थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन पुट किए, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास पुट हो गए, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स पीछे रह गए, ठीक है। तो अब आपने फिर दोबारा Px से स्टार्ट कर देना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 5 हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, ठीक है। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने पुट करना है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो था D, जब आपने पढ़ा था तो D में आपने पढ़ा था कि D में आपके पास जो टोटल होती हैं 5 होते हैं, ठीक है, 5 शेप्स होती हैं और D में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं हमने पढ़ लें, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है 5 शेप्स में जो है वो इसी तरह पेयर्स की शेप में देंगे, ठीक है। इसी तरह पेयर की शेप में अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो D की वैल्यू आपके पास होती है dxy, ठीक है, dyz, dzx, ठीक है, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। D की ये मुख्तलिफ वैल्यूज होती है। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल देना है, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर में इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर अपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। ये dx स्क्वायर और y स्क्वायर एक ही चीज है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब पीछे 5 रह गए, फिर आपने यहाँ से स्टार्ट ले लेना, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन जो आपने उनको D के 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसे फिल करना है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो एक पेयर की फॉर्म में होते हैं एक ऑर्बिटल में, ठीक है, इनका जो स्पिन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको ये बताता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट है, ठीक है। ये हमने मुख्तलिफ क्वांटम नंबर जो है उनको स्टडी कर लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो MCQs हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ पेपर्स में पास पेपर में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, वो थोड़े से MCQs हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये MCQs मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। इन MCQs को हम देख लेते हैं। तो पहले MCQs स्टूडेंट्स आपके पास है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेट करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं हो सकता, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ऑर्बिटल्स भी नहीं हो सकता, ऑर्बिटल हमें जो है वो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, उसकी शेप्स के बारे में जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं बताता। शेप्स के बारे में जो है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, हमने पढ़ा था वहाँ पे। साइज ऑफ शेल जो है वो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था कि साइज ऑफ शेल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस शेल का कितना साइज है, ठीक है। अच्छा, When n is equal to 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताया था कि आप n की वैल्यू अगर आपको पता है तो वहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं कि n स्क्वायर, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि n स्क्वायर से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू आपने वहाँ यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 का आपने स्क्वायर ले लेना है तो आपके पास 16 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो उस वक्त 16 होगा आपके पास, ठीक है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है n इज इक्वल टू 3 होगा तो टोटल नंबर ऑफ सब शेल कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखिए जब n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो आपके पास l आपने देख लेना है कि l की वैल्यूज कितनी है, ठीक है। तो l की वैल्यूज जब आपको पता चल जाए तो उस केस में आपको सब शेल भी पता चल जाए। n इज इक्वल टू 3 होता है तो उस केस में आपके पास l की वैल्यू होती है, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा भी था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 1 होती है, या l की वैल्यू 2 होती है, l की 3 वैल्यू होती है। तो उस केस में आपके पास कितने सब शेल होंगे? 3 सब शेल होंगे, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है कि एक ऑर्बिटल अगर आपके पास है, ठीक है, डी का ऑर्बिटल है, एफ का ऑर्बिटल है, एस का ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स में कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक है। एक दोनों अपोजिट स्पिन से 2 ही इलेक्ट्रॉन अपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास 2 है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है विच क्वेश्चन नंबर इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, विच क्वेश्चन नंबर जो है वो अनकरेक्ट है, कौन सा आपके पास जो है वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे n की और l की वैल्यूज और m की वैल्यूज दी हो गई हैं, आपने इनको कंपैरिजन करना है और आपने ये चीज बताना है कि किस में जो है वो वैल्यूज जो है वो किसी एक की वैल्यूज जो है वो ठीक नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो l सबसे पहले आपने एक चीज माइंड में रखनी है, s की वैल्यू जो है ना वो हमेशा +1 या -1/2 होगी। तो जहाँ पे अगर s की वैल्यू आपने देख लेनी है, अगर +1/2 लिखी हुई है या -1/2 भी लिखी हुई है, ठीक है, तो वो ठीक है। s की वैल्यू तमाम में ठीक है, ठीक है, क्योंकि +1/2 और -1/2 लिखी है और s की वैल्यू यही होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए n की वैल्यू जब आपके पास 3 होती है तो l की वैल्यू आपके पास 2 होती है, एक दर्जे कम होती है, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। और l की वैल्यू और m की वैल्यू जो है वो बराबर होती हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि l इज इक्वल टू m होता है, l इज इक्वल टू +-m होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो m 3 हो गया, m n के इक्वल हो गया, l से बढ़ गया, ठीक है। हालांकि n से l m हमेशा कम होता है, l भी कम होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपने इसको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यूज भी देख लेते हैं। जब n2 4 हो सकता है, देखो तो l2 हो सकता है क्योंकि n4 से वैल्यू कोई भी कम हो सकती है, तो 2 कम ही है, m2 भी हो सकता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, और s ठीक है, ठीक है। n जब 2 होगा तो l1 हो सकता है, ठीक है, m0 हो सकता है, ठीक है, और s हो सकता है, ठीक है। n जब 4 होगा तो m से l और m की n4 से कम कोई भी वैल्यू हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसा अगर आपके पास MCQ आ जाए तो वहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि n की जो भी वैल्यू होगी m और l की वैल्यू हमेशा उससे 1 दर्जे कम होगी, ठीक है। अगर उससे 1 दर्जे कम नहीं होती, ठीक है, उससे 1 दर्जे कम कोई भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो अगर उससे 1 बराबर आ जाती है या उससे ग्रेटर आ जाती है तो आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है दिस क्वेश्चन नंबर डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू वेव इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके पास वही क्वेश्चन है दोबारा, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, अगर आपके पास n नहीं दिया होगा, l नहीं ये लिखा होगा, साथ m नहीं लिखा होगा और s नहीं लिखा होगा, तो आपने खुद से ये जज कर लेना है कि पहली जो वैल्यू होगी वो आपके पास n होगी, दूसरी में आपके पास l की वैल्यू होगी और तीसरी आपके पास m की वैल्यू होगी और चौथी वैल्यू जो आपके पास s की वैल्यू होगी, ठीक है। तो n जब आपके पास 3 है, l2 हो सकता है, m-2 हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। n जब 3 है तो l आपके पास 2 हो सकता है, m1
हो सकते हैं, और जब आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर भी +1/2 हो सकते हैं। जब आपके पास n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। हमने पढ़ा है कि l की वैल्यू हमेशा एक दर्जे कम होगी, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जब n की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो आपके पास l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 1 हो सकती है, और s की वैल्यू भी -1/2 हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक्स था जिसमें हम कॉन्फ्लुएंस नंबर्स को हमने स्टडी किया और स्पेक्ट्रम्स को स्टडी किया, ठीक है। इससे रिलेटेड MCQs भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो या कोई भी डिस्कशन हो या कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं और उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।